हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि हमारा 6 चैप्टर चला हुआ था, क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो गया है। उसमें एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशन। वो टॉपिक थोड़ा सा उस चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको हम बाद में करेंगे। उसका रिलेशन इनके साथ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 9th और 8th चैप्टर जब आपके हो जाएंगे, उसके बाद वो टॉपिक हम करेंगे। तो उसके बाद अब हमारा 7th चैप्टर आता है, और चैप्टर का नाम आपके सामने ही है, मोंगेज मेथड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अल्टीमेटली जितने भी चैप्टर हमने देखे हैं वो सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ही हमें अलग अलग मेथड से देते हैं। अब मोंगेज ने भी एक नया मेथड दिया, उस मेथड को से अब हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को अब सॉल्व करना है। और मोंगेज मेथड का रिलेशन ऐसे या इसका एक्सप्रेशन कैसे है वो हम पहले देखेंगे। टू सॉल्व आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। अब यहाँ पे जो स्मॉल आर है, स्मॉल एस है और स्मॉल टी है, आपको इनके यूजुअल मीनिंग्स का पता है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y है। और जो कैपिटल R, S, T और V हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस ऑफ x, y, z, p एंड q। p की वैल्यू आपको पता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, और q का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। x, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और z x, y पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म के होनी चाहिए, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी। अब डी पी और डी क्यू की जो वैल्यूज हैं, डी पी का मतलब है कि पी का डिफरेंशिएशन, और डी कर्ल नहीं है यहाँ पे डी है, इसका मतलब कंप्लीट डेरिवेटिव। कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ पी मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई। अब पी तो हमें पता है कि कर्ल जेड वाई कर्ल एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई कर्ल एक्स डी वाई। अब कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर तो आर के बराबर होता है, स्मॉल और कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई कर्ल एक्स आपका होता है स्मॉल एस के बराबर। सिमिलरली डी क्यू यानी कि कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ क्यू वो आपका मिलेगा एस डी एक्स प्लस टी डी वाई के बराबर। तो डी पी और डी क्यू की वैल्यू निकाल ली हमने। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 तो हमने जो गिवन इक्वेशन है उसको कंसिडर किया हुआ है। डी पी की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 से, और डी क्यू की जो वैल्यू आई है इक्वेशन 3 से हमने इसको डिनोट कर लिया। तो इक्वेशन 2 से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी क्वांटिटीज उस तरफ चले जाएंगी। डी पी पहले से ही है, माइनस एस डी वाई हो जाएगा और डी एक्स से डिवाइड हो जाएगा, ये आर की वैल्यू और टी की वैल्यू। ये हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, ये मोंगेज का ही मेथड है, जैसे इसकी डेरिवेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में लिखनी है, उसके बाद आर और टी की वैल्यू ये निकालनी है और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन बच गई आर इंटू और स्मॉल आर की वैल्यू और प्लस एस एस एज इट इज प्लस टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू इज इक्वल टू वी। अब जो ये नई इक्वेशन आई है सब्स्टिट्यूट होने के बाद, इसको थ्रू आउट आप डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। डी एक्स पहली टर्म में कैंसिल हो जाएगा, डी वाई दूसरी टर्म में कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बची आपके पास आर डी वाई इंटू डी पी माइनस एस डी वाई प्लस एस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी इंटू डी एक्स डी क्यू माइनस एस डी एक्स इज इक्वल टू वी डी एक्स डी वाई। रीअरेंज कर लिया, यानी कि कुछ टर्म तो एक साथ और बाकी जिसमें एस था, एस कॉमन निकाल के वो टर्म्स एक साथ हमने कर ली। अब जो ये अब इक्वेशन नंबर 4 आई है, satisfy for some relations of x y z p q if these make each bracket in equation 4 be equal to 0। यानी कि एक तो जो पहले क्वांटिटी है s से पहले वाली, एक s के साथ वाली, एक s x y z p q की रिलेशन बनाने के हमने दोनों ब्रैकेट की जो क्वांटिटीज हैं इक्वल टू 0 रख लिया। एक का नाम हमने इक्वेशन नंबर 5 और दूसरे का इक्वेशन नंबर 6। जो इक्वेशन 6 है और 5 है, इनका नाम क्या है? मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन।
तो हर क्वेश्चन में आपकी ये मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन बनेगी। तो जो मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन बनेगी, इसमें इक्वेशन नंबर 6 जो आपको दिख रही है, ये dx का भी स्क्वायर है और dy का स्क्वायर भी इसके अंदर है। इसका मतलब इनमें क्वाड्रेटिक है ये, तो इसके फैक्टर पॉसिबल है। तो इसके हमें हर बार इक्वेशन नंबर 6 के फैक्टर बनाने हैं। और जब ये फैक्टर बनाने हैं दो केस बनेंगे। एक केस तो ये है कि हो सकता है कि 6 इक्वेशन के फैक्टर ही ना बने, और दूसरी केस ये बनेगा कि इसके फैक्टर बन जाए। केस फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन इट कैन बी फैक्टराइज। और इसके फैक्टर हो गए, एक तो हुआ dy माइनस m1 dx और दूसरा हुआ dy माइनस m2 dx। और इन फैक्टर्स में इसको रिजॉल्व कर लिया तो इससे हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, dy माइनस m1 dx इज इक्वल टू 0 एंड dy माइनस m2 dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। तो जो इक्वेशन आई है आपके पास, ये 7 एंड 8 एंड द इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 कौन सी थी, मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन का पहला पार्ट जो था। तो यहाँ से जो डी जेड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है, इसके लिए हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल में वी ऑब्टेन टू इंटीग्रल, एक तो u इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू a एंड v1 इज इक्वल टू b, विच गिव द सम रिलेशन u1 इज इक्वल टू 5 v1 एंड इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट इंटीग्रल। और जो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, वो आएगी u2 इज इक्वल टू 5 v2, दिस इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट इंटीग्रल। और इनकी वैल्यू हमें पी क्यू के लिए निकालनी है। तो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ पी क्यू इन डी ए जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब ये आपके पास डी जेड की जो वैल्यू आई है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसको फाइनली आपको इंटीग्रेट करना है और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा। इस तरह से मोंगेज मेथड आपको यूज़ करना है टू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस 2, जब इसके फैक्टराइज पॉसिबल ना हो। तो व्हेन इक्वेशन 6 इज नॉट रिजॉल्व इनटू टू डिफरेंट लीनियर एक्सप्रेशन, यानी कि इसके फैक्टर पॉसिबल ना हो, तो देन in this case we get an intermediate integral which is in the Lagrange's form, और Lagrange's form हमने पढ़ी हुई है, वो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर इस फॉर्म की होती है। और इसको Lagrange's मेथड से ही सॉल्व करना था, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में शायद 4th या 5th था, उसमें हमने इसको सॉल्व किया था और हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। वर्किंग रूल दिया हुआ है, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखनी है। उसके बाद आर और टी की जो वैल्यू अभी हमने निकाली थी डी पी और डी क्यू से, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन 1 में हमारे पास सब्सिडरी इक्वेशन आएगी मोंगेज की, वो जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 थी जो। उसके बाद इसको नंबर जो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6 थी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 लिखा हुआ है, तो इसको फैक्टराइज करना है। और उनको फैक्टराइज करने के बाद टू इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकाले हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। और पी एंड क्यू की वैल्यू डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करनी है और उसको फाइनली इंटीग्रेट करना है। इस तरह से आपके सॉल्यूशन आएंगे। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। बेस्ड ऑन टू इंटरमीडिएट इंटीग्रल, दिस इज आर द क्वेश्चन। फर्स्ट, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर टी। आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर टी है, तो आपको पता है कि डी पी और डी क्यू किसके और होते हैं, तो वहाँ से आर और टी की वैल्यू हम निकालते हैं। वो सेम मेथड है। पुट करने के बाद ये दोनों आर और टी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। तो उसके बाद डी एक्स डी वाई से हम मल्टीप्लाई करते थे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको एक ब्रैकेट में सारी क्वांटिटी और दूसरी ब्रैकेट में जिसके साथ एस था वो क्वांटिटी, और उनको आइडेंटिकली इक्वल टू 0 पुट किया, तो इक्वेशन नंबर हमारे पास एक तो आ जाएगी डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वेयर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर जो वहाँ पे 5 थी वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है। एंड जो दूसरा कंप्लीट स्क्वायर में इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 3, डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसको दो फैक्टर में रिजॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 3 को, और इसके दो फैक्टर बन गए डी वाई प्लस ए डी एक्स और डी वाई माइनस ए डी एक्स। दोनों को 0 बराबर रखना है। दोनों को 0 बराबर रखना है तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, तो डी वाई प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस ए डी एक्स। सिमिलरली डी वाई इज इक्वल टू प्लस ए डी एक्स, ये बन जाएगा।
अब इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई का बन जाएगा वाई, और माइनस ए डी एक्स का बनेगा माइनस ए एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, प्लस का बन जाएगा प्लस ए एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड जो इक्वेशन है जो आपके पास ये इंटीग्रल आया है, इसको गिवन इक्वेशन 2 में पुट कर दिया हमने, जो हमने वहाँ से इंटरमीडिएट इक्वेशन निकाली थी उसमें पुट करने के बाद आपके बन गया डी वाई इंटू माइनस ए डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया डी पी माइनस प्लस ए डी क्यू इज इक्वल टू 0, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी पी का तो बन जाएगा पी प्लस ए डी क्यू का बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन A2। अब जो दोनों इक्वेशन आई है इंटीग्रेशन होने के बाद, वहाँ से A2 की वैल्यू हमने FA1 एंड P प्लस AQ इज इक्वल टू A2, इसको लिख लिया हमने phi1 y प्लस AX। तो जो ये इक्वेशन आई है आपके पास, इक्वेशन 8 इज वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल P प्लस AQ इज इक्वल टू phi1 y प्लस AX। अब सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालना है। सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल कैसे निकलेगा, अब इक्वेशन जो 5 थी आपके पास, यानी कि y इज इक्वल टू ए डी एक्स थी प्लस का, अब उसको सिंप्लीफाई करना है आपको। उसको इंटीग्रेशन किया तो y माइनस ए एक्स इज इक्वल टू B1, इसको इक्वेशन 2 में यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद आपके पास बचेगा डी पी माइनस ए डी क्यू इज इक्वल टू 0, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बचेगा p माइनस ए क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन B2 दिस टाइम। और यहाँ से हमें सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल मिला, दैट इज phi2 y माइनस ए एक्स, यानी कि phi2 दैट इज द फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स। अब यूजिंग इक्वेशन 8 एंड 11, 8 कौन सी थी, जो फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल था, और 11 कौन सी है, जिसमें सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल आया था। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकालनी है, और पी क्यू की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, पी क्यू की वैल्यू आई हाफ ऑफ वाई phi1 y प्लस ए एक्स प्लस phi2 y माइनस ए एक्स। सिमिलरली क्यू इज इक्वल टू 1/2a phi1 y प्लस ए एक्स प्लस phi2 y माइनस ए एक्स। पी क्यू की वैल्यू आपको डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करनी है, और इंटीग्रेट भी करना है। तो डी जेड इज इक्वल टू पी की जगह वैल्यू पुट कर दी डी एक्स, प्लस सिमिलरली क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दी डी वाई, और सिंप्लीफाई कर लिया। ब्रैकेट वगैरह जितने भी ओपन करके या कॉमन जो भी आएगा, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये बच गया लास्ट में 1/2a f1 y प्लस ए एक्स माइनस 1/2a f2 y माइनस ए एक्स, दैट इज फंक्शन f1 ऑफ y प्लस ए एक्स एंड y f2 y माइनस ए एक्स। इस फॉर्म में हम, ये जनरल फॉर्म है जिसको हम कंप्लीट इंटीग्रल बोलते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन करना है हमें बाय यूजिंग मोंगेज मेथड। तो अब स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि मोंगेज फॉर्म में लिखेंगे। वहाँ से हम डी पी और डी क्यू की वैल्यू निकाल के आर और टी की वैल्यू निकाल लेंगे। गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, और सब्स्टिट्यूट होने के बाद हमने उसको इस फॉर्म में निकाल लेना, ना कि सारे एलिमेंट, सारी वैल्यूज़ या सारी टर्म्स जिसमें एस नहीं है वो तो ये सारे एक ब्रैकेट में, और एस वाले सारे के सारे एक ब्रैकेट में, उसमें से एस कॉमन निकाल लेंगे। उनको आइडेंटिकली इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और जो सेकंड इक्वेशन आएगी अगर वो कंप्लीट स्केयर है तो उसके फैक्टर बनेंगे, और उन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करके हम इंटरमीडिएट सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। t माइनस आर सेकेंड रेज़ टू पावर 4 y इज इक्वल टू 2q टेंजेंट y। इसको हमने डी पी और डी क्यू की वैल्यू निकाली और गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। मल्टीप्लाइंग बाई डी एक्स एंड डी वाई बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने के बाद मोंगेज सब्सिडियरी इक्वेशन क्या बनी, वो बनी डी क्यू डी एक्स माइनस डी पी डी वाई सेकेंड रेज़ टू पावर 4 y माइनस 2q टेंजेंट y डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दूसरी क्या बचेगी, एस के साथ वाली डी एक्स के माइनस सेकेंड रेज़ टू पावर 4 y डी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करते थे, इसको इक्वेशन नंबर 3 को फैक्टराइज कर लेते थे। तो एक बार ये प्लस के साथ आ जाएगा डी वाई डी सेकेंड स्क्वायर वाई, और एक बार माइनस के साथ, और दोनों को इक्वल टू 0। अब इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालेंगे तो
इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, डी एक्स माइनस डी वाई सेकेंड स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0 को, और इंटीग्रेट किया तो ये बच गया आपके पास x माइनस टेंजेंट y इक्वल टू C1, और इसकी वैल्यू हम वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते रहेंगे। वहाँ पे जो आर्टिकल में ये इक्वेशन नंबर 5 थी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद और सिंप्लीफिकेशन के बाद डिवाइडिंग बाई सेकेंड रेज़ टू पावर 4, सिंप्लीफिकेशन है ये तो सिंपली, और आपके पास ये लास्ट में डी पी इज इक्वल टू डी ऑफ क्यू कोस स्क्वेयर वाई, इंटीग्रेट किया तो p इज इक्वल टू, यहाँ से d खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो सिर्फ q कोस स्क्वेयर वाई प्लस C2 और p माइनस क्यू कोस स्क्वेयर वाई इक्वल टू C2। तो ये आपके पास क्या आई, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल आ गया। सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल के लिए सेकंड फैक्टर को 0 के बराबर पुट किया, उसको इंटीग्रेट किया और इक्वेशन नंबर 2 में फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उसके बाद फिर से माइनस डी वाई सेकेंड रेज़ टू पावर 4 वाई से हम इस बार डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास आया डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ क्यू कोस स्क्वेयर वाई, और इंटीग्रेट किया तो डी पी का बनेगा p इक्वल टू डी कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन से, क्यू कोस स्क्वेयर वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C4। तो फॉर यूजिंग द वैल्यूज ऑफ, इनको जो इंटरमीडिएट इंटीग्रल आए हैं इनसे हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। p और q की वैल्यू आपके पास ये इक्वेशन नंबर 12 और 13 में आई, और डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, कंप्लीट इंटीग्रल मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये मोंगेज मेथड समझ में आ गया होगा। इसके भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको ये करने हैं, और फिर भी कोई इसमें कुछ और चेंजेस हैं। सेकंड मेथड आएगा एग्जाम्पल बेस्ड ऑन यूज ऑफ वन इंटरमीडिएट इक्वेशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो यहाँ तक इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 4 तक, और एक्सरसाइज में जो इसके इसी टाइप के क्वेश्चन है जिसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है इक्वेशन नंबर 6 का, यानी कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म का जो अगर उसका वो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में है और उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो वो वहाँ तक आपको करने हैं। थैंक यू।